हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि है आपका फ्लूइड। देखो यार, जो सेकंड यूनिट था ना, वो निहायती बोरिंग था, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था बेटा, क्योंकि वहां पर मुझे आपको फिगर्स बताना था कि फिगर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप कितना भी पढ़ लो, फिगर नहीं बनाते हो तो मानकर चलो आपको नंबर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो चलिए, बोरिंग चैप्टर का अंत होता है और हम लोग आज शुरू करेंगे हमारा यूनिट 3, जिसका नाम है फ्लूइड। तो आज जो टॉपिक कवर होगा बेटा, वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब देखो, एग्जाम बहुत नजदीक है, अभी मैं स्लाइड बनाने जाता एंड बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करता, रीशूट करता। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मेरे पास ऑलरेडी शूट था, मैंने 2 साल पहले शूट करा था, तो मैं उस लेक्चर को यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूं ताकि आपका काम भी आराम से हो जाए और मुझे भी उतना मेहनत नहीं करने पड़े, क्योंकि वो लेक्चर अच्छे हैं। मैंने वहां पे डेफिनेशंस को लिखना सिखाया है, तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि मैं डेफिनेशन लिख देता और फिर आपको समझाता, लेकिन वहां पर क्या है कि मैंने आपको डेफिनेशंस को लिखना सिखाया है और समझाया भी अच्छे से। चलिए, तो मैं पुराने लेक्चर्स को ऐड अप कर रहा हूं, जब तक वो चलेगा आप उसको अच्छे से देखिए, फिर नए टॉपिक्स भी मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। बहुत छोटा सा चैप्टर। अपन को क्या करना है, इसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल लगाने हैं, और बहुत ही आसान है। अगर न्यूमेरिकल आपको मिलेगा तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड मिलेगा, मतलब फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकालो। कुछ वैसा हार्ड आपको इसमें न्यूमेरिकल मिलने वाला नहीं है। बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो खैर, आज का जो लेक्चर वो मैं बहुत छोटा ही लूँगा, ठीक है, क्योंकि पहला लेक्चर है, ज़्यादा लंबा अच्छा नहीं लगेगा। कल इसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन देख लेंगे कि अपन को उसका कौन कौन सा न्यूमेरिकल करना है माय डियर फ्रेंड। चलिए, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है जो अपन को स्टडी करना है यहाँ पे, वो है डेंसिटी। वो क्या है? डेंसिटी, या तो उसको अपन मास डेंसिटी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन? मास डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड। चलिए, तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है घनापन। अब घनापन आप कैसे समझोगे? जैसे मान के चलो कि आप क्लासरूम में गए, आज अपने कॉलेज के क्लासरूम में गए और वहाँ पे पूरा क्लासरूम क्या है, फुल है। तो आप बोलोगे अरे घनी आबादी है, मतलब घना है। मतलब क्या है? वो घना है। और कभी देखोगे कि सिर्फ 4 बच्चा आया तो खाली खाली, बोलोगे घनत्व वो कम है। घनत्व वो क्या है? कम है। तो उसी घनेपन को क्या कहते हैं अपन? उसी घनेपन को कहते हैं डेंसिटी कहते हैं। तो हम वहाँ पे ये तो डेफिनेशन नहीं लिख सकते हैं कि घनेपन को अपन डेंसिटी कहते हैं, ये अपन वहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, और उसके हेल्प से क्या करना, डेफिनेशन को बनाना है। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप रट्टा मारो, और रट्टा मार सकते हो तो पूरे इंजीनियरिंग आप रट्टा नहीं मार सकते। यहाँ से अप्रोच बदलो। हिंदी मीडियम वाले हिंदी से थोड़ा बाहर निकलो, इंग्लिश सीखने की कोशिश करो। बोल तो पूरी तरीके से मैं हिंदी में ही रहा हूँ, समझ लोगे ना भाई। तो हिंदी मीडियम वाले तो ऐसे ही जाके लिख दोगे हिंदी में, उन्हें रटने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम वाले रटते हैं। तो अब आपका अप्रोच थोड़ा चेंज करो आप। चलिए, तो डेंसिटी, सबसे पहले ऐसे एरो देके लिखोगे। डेंसिटी क्या होता है? ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया फॉर्मूला। तो बोलोगे सर इतने पे तो नंबर नहीं मिलने वाला। बेशक इतने पे नंबर मिलने वाला नहीं है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन बनाएंगे। तो ये देखो अनुपात में है ना, तो क्या लिखेंगे इसको? इट इज अ रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये अनुपात है किसका? मास एंड वॉल्यूम का। बोलोगे सर मज़ा नहीं आया, तो कोई बात नहीं, ये आपको मज़ा नहीं आया तो आप ये भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। उसे क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। लेकिन ऊपर वाला प्रेफरेबल है, ऊपर वाला ही लिखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले से ही क्या बना दिया? डेफिनेशन। फॉर्मूले से ही क्या बना दिया? डेफिनेशन बना दिया। बोलोगे सर अभी भी सर नंबर नहीं देंगे, कोई बात नहीं, अब अपन इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर देते हैं। चलिए, तो कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे इसमें
तो इसकी यूनिट ऐड कर देंगे। यूनिट मतलब कि इकाई, कि इसकी इकाई क्या होती है। तो देखो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि मास की इकाई होती है केजी और वॉल्यूम की इकाई होती है यूनिट मतलब कि मीटर क्यूब। ठीक है, आयतन का क्या होता है मीटर क्यूब और मास का क्या होता है केजी। आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे ध्यान रखना आप। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया केजी पर मीटर क्यूब, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब। अब बोलोगे सर यहाँ इसके बाद भी सर नंबर नहीं देंगे, तो कोई बात नहीं, एक चीज़ और लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय रो। ठीक है, डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, डेंसिटी को अपन ऐसे रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से चीज़ों को सीखो, लिखना सीखो। ठीक है, अब आप सीनियर हो चुके हो, सेकंड ईयर में आ चुके हो, तो यहाँ से अपना अप्रोच बदलो। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा मेहनत कर लो, आपसे बनने लगेगा। नहीं करोगे मेहनत, आगे चल के फंस जाओगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या होता है एग्ज़ाम में, तो आप इतना लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, और एग्जामिनर भी खुश होगा कि बच्चे ने रट्टा नहीं मारा है। आप लोग क्या करते हो, क्यूबी रट्टा मार के चले जाते हो, मास्टर तो मास्टर है, तो पता चल जाता भैया क्यूबी रटा हुआ है। तो रटने में और इसमें गलती भी करोगे ना, तो हो सकता है टीचर खुश होकर नंबर भी दे दे कि नहीं बच्चे ने कोशिश तो किया है। फ्लूइड मैकेनिक्स फ्रेंड, मैंने क्या बोला, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर बहुत बोरिंग है, मन करेगा नहीं पढ़ें। मैं बता रहा हूँ, मुझे खुद को पढ़ाने को मन नहीं करता, फर्स्ट सेकंड चैप्टर बहुत ज़्यादा बोरिंग है। लेकिन तीसरे चैप्टर से जो चीज़ें स्टार्ट होती है ना, बहुत अच्छी होती है। तो अभी 6-7 लेक्चर तो बस समझो बोरिंग ही बोरिंग है, तुम्हें लगेगा अरे क्या आप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड थर्ड चैप्टर से ऐसा नहीं है, काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा तीसरा चैप्टर ना, उसके बाद देखना आप मज़ा। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप इसे नोट करो, फिर आते हैं अपन दूसरी प्रॉपर्टी पे। चलिए फ्रेंड, तो अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी में। कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक प्रॉपर्टी है, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखो इसको दो नामों से बोला जाता है। पहला इसका नाम है स्पेसिफिक वेट और दूसरा इसका नाम है वेट डेंसिटी। तो आप दोनों ही नाम को क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, अगर एग्जाम में आपको घुमा कर पूछ दिया क्वेश्चन, तो आपको पता ही नहीं रहेगा अरे यार स्पेसिफिक वेट को ही क्या बोलते हैं, वेट डेंसिटी बोलते हैं। बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। अभी अपन ने डेंसिटी पढ़ा, जिसको अपन रो से डिनोट करते हैं। अब हमारा टॉपिक बदल के क्या हो गया, टॉपिक बदल के हो गया वेट डेंसिटी। तो यहाँ पे भी अपन कुछ वैसे ही अप्रोच लगाएंगे कि हाँ, अपन सिर्फ फॉर्मूला याद करेंगे और उससे डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि फॉर्मूला स्पेसिफिक वेट का क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक वेट का वेट अपॉन वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो देखो ये किस में है, ये अनुपात में है। तो एक इजी डेफिनेशन यहाँ से क्या बन सकता है, एक इजी डेफिनेशन बनेगा। देखो ये कहाँ पे यूज़ होता है फ्रेंड, आप देखना कभी कभी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आप कभी देखना कि कोई बड़ी सी चीज़, जैसे कि कोई बीन बैग ले लो, एक आता है बैठने के लिए, ठीक है, या तो एक तकिया ले लो। तो देखना बेटा कि जो तकिया होता है, अगर बड़ा सा तकिया लेते हो फिर भी उसका वजन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, और तकिए के वजन का आप एक डंबल ले लो तो क्या आपसे उठेगा, लोहा ले लो क्या आपसे उठेगा, नहीं उठेगा। तो वो रिलेशन यहाँ से निकलता है कि कितना वेट कितना वॉल्यूम पर है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, कितना वेट कितना वजन कितने वॉल्यूम पर है, उसे ही क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। और स्पेसिफिक वेट से ही पता चलता है कि कौन सा पदार्थ कितना ठोस है। तकिया हल्का होता है तो वो ज़्यादा ठोस नहीं होगा, लोहा भारी होता है तो वो क्या होता है, ठोस होता है। क्यों, क्योंकि उतनी ही जगह पे उसका वेट क्या है, ज़्यादा है। जैसे तकिया ले लो, तकिया भी इतना बड़ा है और आपका लोहा भी इतना बड़ा है। तकिया है आपका 1 kg का, एक बच्चा भी उठा ले रहा है, लेकिन इतना बड़ा लोहा आपका कितने kg का है, 20 kg का है। तो आप यहाँ देखोगे कि इसका वॉल्यूम तो सेम है, इसका वॉल्यूम क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों का जो शेप है वो इक्वल है। दोनों का जो शेप है, ठीक है, वो क्या है आपका, इक्वल है, लेकिन इनका वजन अलग अलग है। इनका क्या है, वजन अलग अलग है। तो आप एक बात बताओ, आप एक इंजीनियर हो और आपको कोई मटेरियल की प्रॉपर्टी बतानी है तो क्या बोलोगे, अरे लोहा लिख लो, उकरा से उतना भारी है। ऐसा लिख सकते हो क्या कि लोहा उससे उतना भारी है? तो आप एक स्टैंडर्ड टर्म का यूज़ करते हैं इस चीज़ को बताने के लिए कि कौन सा चीज़ कितना वेट रखता है किसी वॉल्यूम पर। तो उसके लिए आप इसका यूज़ करते हैं, उसके लिए आप यूज़ करते हैं
स्पेसिफिक वेट का। तो इसका यूज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये लिखना मत, समझने के लिए था। ठीक है, मज़ा आएगा वैसे, थर्ड चैप्टर से ज़्यादा मज़ा आएगा, मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। ठीक है, अगर आप लोग बने रहते हो तो, और नहीं बने रहते हो तो कोई बात नहीं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। सोच रहे हो घटिया कोर्स है इसलिए फ्री में मिल रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा कोर्स, पेड कोर्स मिल रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आप जाके लो, डिस्क्रिप्शन में देखो, डेमो करो उसका। चलिए टॉपिक से नहीं भटकते हैं। स्पेसिफिक वेट क्या लिखेंगे? इट इज अ रेशियो ऑफ वेट एंड वॉल्यूम। वेट एंड वॉल्यूम के रेशियो को क्या बोलते हैं? अनुपात को स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। बोलोगे सर मज़ा नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो? वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट। भाई बड़ा डेफिनेशन ही है तो लिखोगे कहाँ से? पॉइंट एग्जैक्ट आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब अपन इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? ऐड ये कर सकते हैं, ऐड ये कर सकते हैं, इसकी यूनिट ऐड कर सकते हैं कि इसकी इकाई क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसकी इकाई आप लिख सकते हो, वेट होता है न्यूटन में और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में। ध्यान देना, वेट होता है न्यूटन में और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में। तो आप इसको लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है माय डियर फ्रेंड, काफ़ी है डिनोशन, इसको डिनोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना लिखो सफिशिएंट है। पता चला ज़्यादा लिखने के चक्कर में अपन क्या कर देंगे, गलती कर देंगे, तो अभी चीज़ों को सीखो। ठीक है, तो आपको ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया स्पेसिफिक वेट का। आपको फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला याद रखने के साथ साथ आपको इससे इन सब चीज़ों को क्या करना है, डिराइव करने की कोशिश करनी है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो आप इसको नोट करो, फिर आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। चलिए माय डियर फ्रेंड, तो अब अपन देखते हैं हमारी तीसरी प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रॉपर्टी से अपन क्या करते हैं, दो फ्लूइड की जो डेंसिटी उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर कर? देखो आप इससे क्या, इसका एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, इसका एप्लीकेशन ये है कि अगर आप देखना कभी पानी में आप ऑयल को मिक्स कर दो, पानी में क्या कर दो, आप ऑयल को मिक्स कर दो, तो आपको क्या दिखेगा, आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि पानी नीचे है और ऑयल कहाँ है, ऑयल ऊपर है। ऑयल कहाँ है? ऊपर। तो कभी आपने सोचा कि यार ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है माय डियर फ्रेंड कि जो वाटर का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वो ज़्यादा होता है डेंसिटी ऑफ ऑयल से। मतलब वाटर ज़्यादा घना होता है, तो कोई चीज़ ज़्यादा घना होगा तो वजनी होगा, तो वो हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, तो जब अपन बहुत सारे, देखो आप आगे चल के आप इंजीनियर बनोगे तो आपको हाइड्रोलिक्स में क्या पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे फ्लूइड का मिक्सअप पढ़ना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप फ्लूइड को मिक्सअप कर रहे हो तो कौन सा लेयर नीचे होगा, कौन सा लेयर ऊपर होगा, कौन सा लेयर नीचे होगा, कौन सा लेयर ऊपर होगा माय फ्रेंड। ठीक है, तो ये किससे पता चलता है, ये पता चलता है डेंसिटी से। ठीक है, तो इसका कंपैरिजन अपन इसके थ्रू ही करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखो मत, ये सिर्फ समझने के लिए था। चलिए और एक बात आप नोट कर लेना, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको कंप्लीट करवा देता हूँ, फिर उसे नोट करवा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी में, जिसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। तो इसको लिखते हैं अपन, चलो मैं रिलेटिव डेंसिटी ही लिखता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जब किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी आप पानी के साथ कंपेयर करते हैं, जब भी किसी आप फ्लूइड की डेंसिटी को, मतलब फ्लूइड के घनेपन को पानी के घनेपन से कंपेयर करते हो, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब आप बोलोगे कि सर पानी के साथ ही क्यों कंपेयर किया जाता है? ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक नोट पॉइंट याद रख लेना है, आप इसको साइड में कहीं लिख लेना नोट में, कि जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है, जो हम लोग हमेशा मानते हैं, वो आपका होता है वाटर। वो क्या होता है माय डियर फ्रेंड? वो होता है वाटर।
और आपका जो स्टैंडर्ड गैस होता है वो होता है एयर। वो क्या होता है? एयर। तो ये आप कहीं साइड में रख लेना और लिख लेना और ध्यान रखना, ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो देखिए इसका यूज़ भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि जब किसी भी घनत्व को वाटर के घनत्व के साथ मिलाकर देखा जाए, ठीक है, कंपेयर किया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम वालों की कि इफ़ वी कंपेयर द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। तो आप यहाँ पे अंग्रेज भी बनने की कोशिश करो, हिंदी भी सीखो, सब तरीके से करने की कोशिश करो, ठीक है। तो समझ में आ ही गया होगा, क्यों इंग्लिश मीडियम वालों? आ गया तो लिख लो फिर। चलिए क्या लिखोगे? इट इज़ आ रेशियो ऑफ, रेशियो का अनुपात बोलते हैं, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए, तो कभी कभी देखना किसी बुक में वाटर की जगह पे स्टैंडर्ड फ्लूइड लिखा हुआ रहता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है माय डियर फ्रेंड। चलिए यूनिट की बात कर लो इसकी, तो ये इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? यूनिटलेस। ये क्या हो जाएगा? यूनिटलेस। क्यों इसकी इकाई नहीं होगी? क्योंकि देखो ऊपर की भी इकाई आप देखोगे तो केजी पर मीटर क्यूब और नीचे की भी केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये भी घनत्व है, ये भी घनत्व है, दोनों कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, ठीक है माय डियर फ्रेंड। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, जैसे कि डेंसिटी ऑफ वाटर एंड और भी जो चीज़ें हैं, अभी बताकर कोई फ़ायदा नहीं। जब अपन न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे तब आपको मैं वहाँ पे चीज़ें को बता दूंगा, ठीक है। और आप क्या करना, आप एक काम करना कि जब भी आप न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करने जाओगे, जब हमारा न्यूमेरिकल क्लास स्टार्ट होगा, आप एक पेज स्टार्टिंग का छोड़ देना, क्योंकि न्यूमेरिकल से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो आप वहाँ पे लिखोगे। तो खैर इसकी बात अपन अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबा लेक्चर आज मैं नहीं लूँगा, पहला लेक्चर है। लेकिन दूसरा लेक्चर फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये मान के चलो कि वो लेक्चर कितना भी खराब तो 40+ मिनट का होगा, जिसको पढ़ने में आपको 2 घंटे लगेंगे, जिसमें अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अपन विस्कोसिटी की बात करेंगे, अपन कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स और आपका कैपिलरिटी राइज, कैपिलरिटी फॉल, सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो थोड़ा लंबा होगा क्लास, लेकिन मज़ा आएगा। तो फिलहाल आप प्रैक्टिस में आ जाओ, ठीक है। अच्छी पढ़ाई होने वाली है, आप ज़्यादा शेयर करो माय फ्रेंड, ताकि मुझे अच्छा लगे। अगर आपको लग रहा है कि बेनिफिट है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना, मज़ा आ जाएगा। थ्योरेटिकल पार्ट में मैं कुछ ज़्यादा आपके लिए इधर उधर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक्सप्लेन जितना अच्छा एग्जाम्पल हो रहा है मैं आपको कर ही रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले क्लास में। तो टेक केयर, बाय बाय। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं टॉपिक पे। बहुत सारी बातें मैंने आपसे कर ली, ठीक है। देखिए अपना हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, अपन ने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आज हमारा चौथा प्रॉपर्टी जो है वो है कंप्रेसिबिलिटी। देखिए होता क्या है ना, बुक में और या तो कोई फैकल्टी इस कंप्रेसिबिलिटी के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करता है। एक होता है आपका कंप्रेसिबिलिटी, एक होता है बल्क मॉडुलस। इन 2 टॉपिक के बारे में जो भी टीचर्स है वो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्योंकि बुक में भी बहुत कम दिया हुआ है इसके बारे में। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हो, जैसे एसएससी हो गया, ठीक है, आईएएस हो गया, गेट हो गया, मैं अच्छे कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, एसएससी जेई हो गया, ठीक है, जितने भी जूनियर इंजीनियर के वाले क्वेश्चन हैं, वो पता है इसी टॉपिक से क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि पता है कि इस टॉपिक पे बच्चे उतना ध्यान देते नहीं, इसको बहुत हल्के में लेते हैं। सोचते रहे यार कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कि कोई फ्लूइड को अपन कितना कंप्रेस कर सकते हैं। मैं मान रहा हूँ बहुत आसान है। देखो आज जो टॉपिक है हमारा वो है कंप्रेसिबिलिटी, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं? बीटा से डिनोट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी को अपन बीटा से डिनोट करते हैं, और आपको इसके वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि कोई भी लिक्विड को अपन कितना प्रेशर देके कंप्रेस कर सकते हैं, कितना दबा सकते हैं। बहुत आसान है। देखो it gives the idea how a fluid changes its volume when it's subjected to change in pressure or force। मतलब कोई भी फ्लूइड अपना आयतन कितना बदल सकता है किसी भी प्रेशर या तो फोर्स के लगने के बाद। जैसे कि मान लो कि ये आपका एक टंकी है, इस पर क्या आपका पानी है, ठीक है। आप क्या करो, इसको किसी पिस्टन से दाब दो ऐसा। तो पहले ये ऐसा था, ठीक है। आप जब इसको दाबोगे
तो हो सकता है कि ये पिस्टन कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। तो जो पानी पहले इतने स्पेस में था अब वो पानी इतने स्पेस में है, तो ये इतना क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। इतना क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, मतलब वॉल्यूम कम हो गया। तो आप कंप्रेसिबिलिटी से क्या समझते हैं, कंप्रेसिबिलिटी से आप समझते हैं वॉल्यूम का कम होना, मतलब आयतन का कम होना, और कितना कम से कम आयतन उसका हो सकता है। क्योंकि उससे ज़्यादा आप स्टार्ट सोचोगे करना कि वॉल्यूम और उसका कम कर दें, तो कोई भी चीज़ है वो ब्रस्ट हो जाएगा, वो क्या होगा, फट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेसेस भी जनरेट होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सोम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोम का पूरा टर्म अभी फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज़ हो रहा है। तो अगर आप सोम नहीं पढ़ रहे हो तो आप बेवकूफ़ बन रहे हो। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या समझा कि आप कितना प्रेशर और कितना फोर्स देकर कितने वॉल्यूम को दबा सकते हो, कितना वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये तो आप ध्यान रखिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान रखना आपके लिए मेन है माय डियर फ्रेंड। इसका फॉर्मूला हमेशा एग्जाम में पूछा, आप इसको एकदम नोट कर लो अच्छे से, आगे चल के बहुत काम आएगा आपको। ये जो देखिए फॉर्मूला है आपका किसका, बीटा का, मतलब कंप्रेसिबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूला होता है। एक होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल पी, दूसरा है डेल रो अपॉन रो और डेल पी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ नोटेशन क्या है फ्रेंड। डेल वी क्या है, डेल वी है चेंज इन वॉल्यूम, डेल वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। डेल पी क्या है, डेल पी है चेंज इन प्रेशर, डेल पी क्या है, चेंज इन प्रेशर। और डेल रो क्या है, डेल रो है चेंज इन डेंसिटी, डेल रो क्या है यहाँ पे, चेंज इन डेंसिटी। तो ये दो फॉर्मूला आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेगेटिव का साइन यहाँ पे क्यों आया है, नेगेटिव का साइन यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। वॉल्यूम क्या होता है, दबता है ना। जब कोई चीज़ कम होगा तो अपन किससे शो करते हैं, माइनस से। जब कोई ज़्यादा होता है तो उसको किससे शो करते हैं, प्लस से। ठीक है माय डियर फ्रेंड। चलिए तो यहाँ पे आपका रो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा डेंसिटी, रो क्या हो जाएगा, डेंसिटी। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं अपन, और सब कुछ है। वी आपका क्या है, वॉल्यूम। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ पास्कल, रेसिप्रोकल ऑफ पास्कल इसका यूनिट होता है। या तो इसको लिख सकते हो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। तो ये ध्यान देना, ये आप क्या करना फ्रेंड, ध्यान देना, आपको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये तो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई आपके लिए। एक बात जो आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डेंसिटी। वो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, डेंसिटी। चलिए मैं डेंसिटी के लिए बारे में बात कर लूँ। वहाँ पे काम करो, इसको पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, और आप यहाँ पे चौथा पॉइंट लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा पॉइंट। पानी सूखा नहीं था। डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, मतलब डेंसिटी जो है वो चेंज होगा, डेंसिटी वो क्या होगा, चेंज होगा। रो इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, फिर से मेरी बात को समझना। देखिए अगर मान के चलिए आप क्लासरूम में जाते हैं, ठीक है, क्लासरूम फैला हुआ है, अभी क्या है, डेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है, क्योंकि क्लासरूम में सब फैले हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अगर मैं बोलूँ कि भैया पीछे के जो रो वाले हैं वो आगे आ जाओ, तो क्या होगा, यहाँ समझना बात को। जैसे कि ये क्लासरूम है, यहाँ पे फैल के बच्चे बैठे हुए, मैं बोलूँगा कि सब एक जगह पे हो जाए, इस जगह पे। तो एक बात बताओ, डेंसिटी में चेंज हुआ ना, डेंसिटी में क्या हुआ, चेंज हुआ। मतलब पहले क्या था, क्लास कम घना था, लेकिन सारे बच्चे आगे हो गए तो क्लास क्या हो गया, ज़्यादा घना हो गया। तो मतलब डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होता है किसमें, कंप्रेसिबिलिटी में। फ्रेंड इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए तो मैं एक छोटा सा रिकॉल आपको दे देता हूँ। रिकॉल में क्या है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब आपको पता है। पहला पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखना कि चलिए कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, अपन किसी भी चीज़ को कितना कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करने का मतलब क्या है, वॉल्यूम उसका क्या होना, कम होना। दूसरा फ्रेंड ये फॉर्मूला तो रट्टा मार लो, एकदम आँख मूंद के ये फॉर्मूला रट्टा मार लो।
अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे तो देखने को मिलेगा, और किसी अच्छे बुक में ही ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। कोई नॉर्मल बुक में आपको ये फॉर्मूला मिलने वाला नहीं है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंप्रेसिबिलिटी में क्या होता है, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। आपको क्वेश्चन दे देगा और हो सकता है ऑप्शन में दे दे कि डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट। तो डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वो फ्लूइड क्या है, कंप्रेसिबल है। मतलब जब उसको दाबेंगे तो घनापन बढ़ जा रहा है, मतलब डेंसिटी चेंज हो रहा है। तो अगेन फ्रेंड बहुत अच्छे दिमाग से समझ लो, जब किसी भी तरल पदार्थ का घनत्व कम या ज़्यादा हो सके, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कंप्रेसिबिलिटी बोलेंगे। मतलब डेंसिटी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो चलिए मैं ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको अच्छे लेवल का स्टडी देना। क्योंकि मैं चाहता तो ये टॉपिक छोड़ भी देता, कोई इशू भी नहीं होता, लेकिन मुझे पता है इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस कितना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो आप इसे नोट करो, फिर आते हैं अपन दूसरे टॉपिक पे। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, अब अपन पढ़ते हैं उसका दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक का नाम है आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मैं मानता हूँ कि ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, दो टॉपिक अभी स्टार्टिंग के, वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत रेयर केस है कि ये क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन फ्रेंड एसएससी, जेई, गेट, आईएएस जितने भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। और मैंने देखा है कि बल्क मॉडुलस से आपका क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। तो आप देखिए, मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक अच्छी स्टडी दूँ, कि आपको भी अच्छा लगे कि नहीं अपन कहीं पे पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि फिर बोलोगे यार सर ने तो ये टॉपिक छोड़ा, वो टॉपिक छोड़ा। अगर मैं कोई टॉपिक छोड़ रहा हूँ ना, तो वो टुच्चा सा टॉपिक होगा। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं टॉपिक पे। फ्रेंड देखिए, बल्क मॉडुलस में क्या पता चलता है, पहले मैं कंप्रेसिबिलिटी की बात करता हूँ। देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को कंप्रेस कर रहे हैं, देखिए, तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, आपस में सट जाएगा ऐसे, क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही आप क्या करोगे, प्रेशर को हटा दोगे, जैसे ही क्या करोगे, प्रेशर को हटा दोगे माय डियर फ्रेंड, तो ये मॉलिक्यूल फिर फैल जाएगा। ये मॉलिक्यूल क्या होगा, फैल जाएगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल जितना फैल पाएगा, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बताया था कि कौन सा बॉडी कितना फैल सकता है, ठीक है। जैसे कि माय डियर फ्रेंड, जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स था, हमने इसको दाबा तो ये क्या हुआ, कंप्रेस हो गया, मतलब ऐसे सिकुड़ गया, ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सी एग्जांपल लो ना, जैसे कि आप ठंडियों में क्या करते हो, ऐसे सिकुड़ के सोते हो, ठीक है, तो आप कितना कंप्रेस हो सकते हो। बात समझना, बहुत अच्छा एग्जांपल दिमाग में है कि ठंडियों में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे सिकुड़ के सोते हैं। तो अपन जितना सिकुड़ पाएंगे, ठीक है, मान लो प्रेशर ही लगा रहा कोई हम पे, तो हम लोग जितना सिकुड़ पाएंगे वो होगा कंप्रेसिबिलिटी। अब गर्मियों के दिन में क्या है भैया, हम तो फैल के सोते हैं, तो हम लोग कितना फैल के सो सकते हैं, कितना कोई भी चीज़ फैल सकता है, कितना कोई भी मॉलिक्यूल्स फैल सकता है। तो फ्लूइड में अगर कोई भी मॉलिक्यूल जितना फैल सकता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कि कौन सा मॉलिक्यूल्स आपका, फ्लूइड का मॉलिक्यूल्स कितना फैल सकता है, उसे क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो ये आपको आ गया होगा समझ। अब आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अच्छे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड अच्छे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब पता अपन से क्या पूछेगा, अपन से पूछेगा बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला। देखो बल्क मॉडुलस क्या होता है, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कंप्रेसिबिलिटी का ठीक उल्टा। तो K इज इक्वल्स टू 1/बीटा, ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखना। और ये 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला K का लिख लो। नॉर्मल बुक में ये फार्मूला आपको नहीं मिलने वाला है, नॉर्मल बुक में ये फार्मूला आपको नहीं मिलने वाला है। K इज इक्वल्स टू -V/del V इंटू del P, दूसरा K इज इक्वल्स टू रो del P/del रो। तो ये फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना। ठीक है माय डियर फ्रेंड, चलिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है पास्कल। इसका यूनिट क्या होता है, पास्कल। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देना, यूनिवर्सिटी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो बल्क मॉडुलस होता है, जो आपका बल्क मॉडुलस के होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होता है। मतलब प्रेशर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बल्क मॉडुलस भी घटेगा, और अगर प्रेशर कम होगा तो बल्क मॉडुलस भी कम होगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं माय डियर फ्रेंड। आपको दे देगा कंडीशन,
ठीक है, एक बार दिया भी था एसएससी में कि प्रेशर बढ़ रहा है, किसी भी फ्लूइड का प्रेशर अपन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो बल्क मॉडुलस क्या होगा। तो आपको पता है कि बल्क मॉडुलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि जितना प्रेशर आप बढ़ाओगे उतना आपका बल्क मॉडुलस भी बढ़ेगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा बहुत अगर ऊपर से गया होगा तो कोई बात नहीं फ्रेंड, ये फॉर्मूलेज याद रखना, ये जो टर्म्स मैंने समझाए हैं इसको याद रखना, एक अच्छी कॉपी बना लो, एक अच्छा सा नोट बना लो। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, पहले मैं बता रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो कंटिन्यू क्लास कर रहा है हाइड्रोलिक्स का, वो लिंक में दिया हुआ जो ग्रुप है 3rd सेम का, उससे ज्वाइन कर ले। वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट है मैसेज भेजने के लिए, वो मैसेज भेज सकता है ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ। तो आप इसको नोट कर लो। फिर आते हैं अपन विस्कोसिटी में, और विस्कोसिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर, विस्कोसिटी और एक आपका सरफेस टेंशन। तो आज अपन सिर्फ और सिर्फ पूरे विस्कोसिटी को कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पूरा सरफेस टेंशन के जो भी टॉपिक्स है उसको क्या करेंगे, अपन कवर करेंगे। तो फ्रेंड इसको लिख लो, फिर अपन आते हैं विस्कोसिटी पे। चलिए फ्रेंड, तो अब आते हैं अपन विस्कोसिटी में। अब आपका ये मान के चलो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विस्कोसिटी में अपन क्या पढ़ेंगे कि विस्कोसिटी क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। और विस्कोसिटी को मैं थोड़ा आपको डीपली भी बताऊंगा हल्का सा। तो जो बच्चे हैं थोड़ा सा ऊपर से भी जाएगा, लेकिन जब तक आप कंटिन्यू पढ़ोगे तो आपको समझ में फिर धीरे धीरे आने लगेगा। 1 बार 2 बार 3 बार 4थी बार 5वीं बार में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए जब भी विस्कोसिटी की बात आती है तो एक बात आपके दिमाग में आता है, गाढ़ापन। ठीक है, अगर किसी को मैं बोलूँगी व्हाट इज़ विस्कोसिटी, तो उसके दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो बोलेगा सर कि गाढ़ापन। जैसे कि आप हनी ले लो, ठीक है, तो हनी क्या होता है, ज़्यादा गाढ़ा होता है, और अगर आप वाटर ले लो तो ये थोड़ा कम गाढ़ा होता है। तो अपन कैसे पहचानते हैं कि कौन सा चीज़ ज़्यादा, ठीक है, कौन सा चीज़ ज़्यादा गाढ़ा है और कौन सा चीज़ ज़्यादा कम गाढ़ा है। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, अगर हनी को फेंकेंगे तो आप देखोगे कि हनी को फेंकेंगे तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। अगर मैंने यहाँ फेंका तो अगर यहाँ पे मैंने फेंका है हनी को तो यहाँ पे आके अटक जाएगा। लेकिन पानी के साथ क्या है कि एक लेयर हमने यहाँ पे फेंका है तो वो बहुत दूर तक चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि पानी मारते हैं ना तो देखते हो बहुत दूर तक चला जाता है, लेकिन डाबर हनी को जब तुम फेंकोगे तो वो फंस जाएगा। अब वो फंस रहा है, बात समझना, वो क्या हो रहा है, फंस रहा है। ठीक है, तो फंस रहा है मतलब वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पा रहा, तो उसको कोई रोक रहा होगा। ठीक है, कोई तो होगा जो उसे रोक रहा होगा, तभी तो फंस रहा है। फंसने का मतलब आप क्या समझोगे कि डाबर हनी को कोई ना कोई रोक रहा होगा, तभी तो वो क्या हो रहा है, फंस रहा है। ठीक है, तो चलिए ये हमने बात की बच्चों वाली, कि जो आपके दिमाग में अभी तक आया होगा। अब अपन बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट वाली, कि एक्चुअली में क्या होता है, विस्कोसिटी का अपन मतलब क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए विस्कोसिटी का मतलब आप पहले ध्यान रख लो, मैं बता रहा हूँ, फिर इसका वर्किंग में समझाऊंगा। तो वर्किंग में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत 19-20 हो, लेकिन चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। तो विस्कोसिटी क्या होता है माय डियर फ्रेंड, ये होता है रेजिस्टेंस ऑफर, पहले लिख देता हूँ फिर समझा दूंगा। रेजिस्टेंस ऑफर बाय वन लेयर टू another layer is called viscosity, is called viscosity। देखिए मैंने क्या लिखा है माय डियर फ्रेंड, मैंने लिखा है रेजिस्टेंस ऑफर बाय वन लेयर टू अनदर लेयर। ठीक है, ऑफ फ्लूइड लिख सकते हो यहाँ पे, अगर चाहो तो ऑफ फ्लूइड लिख सकते हो, लेकिन अपन फ्लूइड की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। मतलब माय डियर फ्रेंड कि जब भी फ्लूइड क्या होता है, फ्लो होता है। समझना यहाँ पे थोड़ा सा, मान लो कि फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो एक लेयर ये है, दूसरा लेयर ये है, तीसरा लेयर ये है, चौथा लेयर ये है। तो ये जो पहला वाला लेयर है, ठीक है, फर्स्ट लेयर जो है, ये क्या करेगा, दूसरे वाले को रोकेगा कि भाई तुम मेरे ऊपर क्यों चल रहे हो, मेरे ऊपर मत चलो। ये मैं बच्चों वाली बात बता रहा हूँ आपको, वर्किंग बताऊंगा तो वर्किंग में एकदम एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली होता क्यों है ये। ठीक है, तो भैया ये बोलेगा कि आप मेरे ऊपर क्यों चल रहे हो, तो ये क्या करेगा, सेकंड वाले को रोकेगा। तो सेकंड वाला बोलेगा भैया हम फ्री थोड़ी हैं ना, तो वो क्या करेगा, थर्ड वाले को रोकेगा। फिर थर्ड वाला बोलेगा हम फ्री थोड़ी ना, तो ये क्या करेगा, फोर्थ वाले को रोकेगा। मतलब क्या करता है, फ्लूइड अपने ऊपर वाले लेयर को, उसके ऊपर वाले लेयर को क्या करता है, रोकता है।
कि भैया आप मेरे ऊपर फ्लो मत करो। क्यों रोकता है इसका जवाब मैं आपको भी दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो अभी आप समझ लो कि विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर बाय वन लेयर टू अनदर, ठीक है। जैसे पहला लेयर आपका दूसरे को रोकेगा, दूसरा आपका तीसरे को रोकेगा, तीसरा आपका चौथे को रोकेगा, इसी को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। तो डाबर हनी में क्या होता है, ये रोकने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं बह पाता। पानी में थोड़ा कम होता है तो ये ज़्यादा दूर तक बह पाता है, उसमें भी रोकता है, उसमें भी एक लेयर दूसरे लेयर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वाटर में थोड़ा विस्कोसिटी कम होता है और डाबर हनी में ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा विस्कोसिटी का मतलब ज़्यादा रोकेगा, तो मतलब ज़्यादा रोकेगा तो ज़्यादा दूर तक वो नहीं जा पाएगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट में डेफिनेशन लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफर बाय वन लेयर टू अनदर लेयर इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इतना लिखने पे नंबर कभी भी नहीं मिलने वाला है, इतना लिखने पे कभी भी नंबर नहीं मिलने वाला है। तो आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके लिख लो, फिर मैं आपको इसका जो एक्चुअल रीज़न है वो बताता हूँ, ठीक है, कि एक्चुअली में ये होता क्यों है, क्या कारण है जो फ्लूइड का लेयर एक दूसरे लेयर से दुश्मनी मोल लेता है। चलो ये बच्चों वाली बात तो अपन ने की, मैंने आपको गाढ़ापन बताया, आपने मान लिया, ठीक है। मैंने आपको बोला कि गाढ़ापन होता है, फिर मैंने डाबर हनी की बात की, वो भी आपने मान लिया। फिर मैंने विस्कोसिटी के बारे में बताया कि भैया एक लेयर दूसरे लेयर को रोकता है, वो भी आपने मान लिया। अब आप पूछोगे क्यों, क्योंकि टीचर यहीं तक बता के रुक जाता है, इससे ज़्यादा वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता नहीं है। और बहुत ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको आता भी नहीं है, तो वो एक्सप्लेन क्या करेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं फ़िलहाल किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ। चलिए बात करता हूँ कि ऐसा क्या होता है, ठीक है। वो तो लिख लोगे, रट्टा मार लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा क्या होता है कि एक लेयर दूसरे लेयर को रोकता है, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी। ये दिमाग में आना चाहिए बच्चों का कि सर ने तो बोला हाँ सर एक लेयर दूसरे लेयर को रोक रहा है, दूसरा तीसरे को रोक रहा है, तीसरे चौथे को रोक रहा है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है सर जो ये ऐसा मैकेनिज्म हो रहा है, क्यों ये एक दूसरे को रोक रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं, बात करते हैं। मान लो माय डियर फ्रेंड, ये हमारा वाटर का एक लेयर है, ठीक है, ये तीसरा लेयर है, ये चौथा लेयर है, ये पांचवा लेयर, ठीक है, ये आपका क्या है, छठा लेयर है। ये फिलहाल अभी किसी को नहीं रोक रहा, ये फ्री स्ट्रीम है। फ्री स्ट्रीम मतलब क्या, अभी आराम से बह रहा है, कोई भी सरफेस में नहीं है, ठीक है। पानी जैसे कि किसी हवा में गिर रहा है ना पानी, तो वहाँ किसी सरफेस से कांटेक्ट में नहीं है, तो जब सरफेस से कांटेक्ट में नहीं होता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे बोलते हैं फ्री स्ट्रीम। तो ये हमारा फ्री स्ट्रीम है, ये हमारा क्या है माय डियर फ्रेंड, ये है फ्री स्ट्रीम, ठीक है। और यहाँ पे फ्री स्ट्रीम में du/dy क्या होता है, जीरो होता है। इसके बारे में अभी बात करेंगे हम, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है, फ्री स्ट्रीम में अभी किसी सरफेस, भैया बात समझिएगा, जिसको बोर लग रहा है डिसलाइक करो, निकल लो, सीधे पढ़ना है। जिसको लगता है कि हाँ नॉलेज गेन करना वो रहो, वरना डिसलाइक करो, अनसब्सक्राइब करो, निकल लो एकदम, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। मैं जो कंटेंट दूंगा आप किसी भी टीचर से पढ़ लेना, वो चूतिया ही बनाएगा, क्या बोलेगा, हाँ बस रट लो रट लो रट लो, ठीक है। चलिए काम की बात करते हैं, ठीक है। ये फ्री स्ट्रीम है, मतलब अभी किसी सरफेस से कांटेक्ट में नहीं है ये, ठीक है। हाँ तो ये इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, अभी यहाँ पे विस्कोसिटी है ही नहीं, ठीक है। ये आराम से अपना क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये किसी सतह पर आएगा, जैसे ही ये किसी सतह पर आएगा, ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है। जैसे ही ये हमारा किसी सतह पे आएगा, मतलब एक सरफेस पे आएगा, तो ये जो पहला वाला है ना, ये यहीं पे आके फंस जाएगा। ये जो पहला वाला स्ट्रीम है ना माय डियर फ्रेंड, ये क्या होगा, यहाँ पे फंस जाएगा, मतलब पहला वाला आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, पहला वाला इस सरफेस में फंस जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन। ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जब कोई एक दूसरे पे स्लाइड करता है, ठीक है, तो जब कोई दूसरे पे स्लाइड करता है तो बॉडी क्या करता है, उसको रोकता है। तो यहाँ पे क्या होगा माय डियर फ्रेंड, ये जो पहला वाला लेयर है ना, ये फंस जाएगा यहाँ पे, तो मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फ्री कांटेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं माय फ्री कांटेक्ट बोलेंगे, या तो
कांटेक्ट ना बोल के बोल देंगे नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन। फिर से मेरी बात समझना कि पहला वाला लेयर आके फंस गया ड्यू टू फ्रिक्शन। अब एक बात समझना, कहानी सुनना। जैसे कि मेरा नाम इरफान है, टेंटन, मैं इरफान हूँ, मैंने अपने कंधे पे एक रमेश को लेके घूम रहा हूँ, रमेश के कंधे पे सुरेश है, सुरेश के कंधे पे रानी बैठी हुई है और इरफान दौड़ रहा है। अब क्या हुआ, इरफान जाके कहीं रुक गया, तो जैसे ही मैं रुकूंगा ये सब क्या होंगे, ये ऐसे पटकाएंगे आगे की तरफ, ये इधर पटकाएगी, ये इधर पटकाएगी और ये इधर पटकाएगी। जाहिर सी बात है ना, मैं रुक गया लेकिन मेरा ऊपर वाला थोड़ा आगे जाके पटकाएगा, उसके ऊपर वाला थोड़ा आगे जाके पटकाएगा, उसके ऊपर वाला थोड़ा आगे जाके पटकाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी आपको समझ में आई तो बहुत मज़ा आया होगा आपको। देखो क्या होता है इसमें, ये फंसा तो इसके वजह से ये थोड़ा सा आगे बढ़ पाएगा, मतलब ये फंसा है इसके वजह से ये क्या होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ पाएगा, इसके वजह से थोड़ा सा ये आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, इसके वजह से थोड़ा सा आगे ये बढ़ पाएगा, इसके वजह से थोड़ा सा आगे ये बढ़ पाएगा, क्योंकि ये इसको थोड़ा सा रोका, इसने भी इसको रोका, इसने भी इसको रोका, इसने भी इसको रोका, इसने भी उसको रोका। लेकिन जो रोकने की इंटेंसिटी जितना नीचे थी उतना ऊपर नहीं था। देखो नीचे ही ना मैं ही रुका था, दूसरा वाला यहाँ गिरा, तीसरा वाला आगे जाके गिरेगा, उसका चौथा वाला आगे जाके गिरेगा। मतलब कि माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे क्या है आपका नो स्लिप कंडीशन, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे हो सकता है 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि नीचे वाला ऊपर वाले को रोका लेकिन पूरे तरीके से नहीं रोक पाएगा। समझना, नीचे वाले ऊपर वाले को रोका लेकिन पूरी तरीके से नहीं रोक पाया, तो ये सरफेस यहाँ तक आया। ये वाला इसको रोका, पूरी तरीके से नहीं रोक पाएगा, तो ये यहाँ तक आया। ये वाला इसे रोकेगा, पूरी तरीके से नहीं रोक पाया, तो ये यहाँ आ गया। ये वाला यहाँ पे आया, ये वाला यहाँ पे आया। ठीक है, तो मतलब नीचे वाला ही सिर्फ सरफेस के कांटेक्ट में है, तो नीचे वाले पे ज़्यादा फोर्स लगा तो नीचे वाला रुक गया। ऊपर वाला सरफेस के कांटेक्ट में नहीं था, उस पर भी फोर्स लगा लेकिन वो फोर्स क्या था, कम था। ठीक है, उस कम फोर्स की वजह से ये क्या हो गया, आगे चला गया। ठीक है माय डियर फ्रेंड, चलिए, तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। मैं फिगर अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है माय डियर फ्रेंड, इसी को कहते हैं du अपॉन dy, मतलब कि वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसी को क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, चलिए, तो ये आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि जब कोई फ्री सरफेस में कोई भी स्ट्रीम जा रहा होता है, ठीक है, तो पहला वाला किसी सरफेस में आने के बाद क्या होता है, रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो स्लिप नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ पे रुक जाता है। तो जब पहला वाला रुकेगा तो दूसरे वाले को रोकेगा, दूसरा वाला, क्योंकि इसी के ऊपर ये चल रहा था ना, इसके ऊपर ये था, इसके ऊपर ये था, इसके ऊपर ये था, इसके ऊपर ये था, तो अगर इस पर ब्रेक लगाए तो जाहिर सी बात है सब पे ब्रेक लगेगा, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ ब्रेक क्या होगा, कम होगा। मतलब इस पर ज़्यादा है तो इस पर थोड़ा कम, फिर इस पर थोड़ा कम, फिर इस पर थोड़ा कम, फिर इसको इस पर। तो ये है एक्चुअल कंडीशन विस्कोसिटी का। दिस इज़ द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड विस्कोसिटी कि क्यों रोकता है, क्योंकि जो नीचे वाला सरफेस है ना, ठीक है, वो ऊपर वाले को उसके ऊपर फ्लो नहीं होने देता, उसको रोक लेता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। तो जब पहला वाला रुकता है तो उसके ऊपर वाले भी को भी क्या होता है, मजबूरन रुकना पड़ता है, क्योंकि मेरे माय डियर फ्रेंड, जब नीचे वाला ही नहीं चल रहा है तो उसके ऊपर वाला कैसे चलेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो उसके ऊपर चल रहा था, वो उसके ऊपर चल रहा था, वो उसके ऊपर चल रहा था, वो उसके ऊपर चल रहा था। जब नीचे वाला ही नहीं चला तो ऊपर वाला कैसे चलेगा। ठीक है, तो दिस इज़ द एक्चुअल रीज़न कि विस्कोसिटी में ऐसा रेजिस्टेंस क्यों होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया माय डियर फ्रेंड तो इसको फिर से एक बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको ये बात पता चला कि हाँ सर, यहाँ पे फोर्स लगता है, जिस फोर्स की वजह से ये क्या होता है, रुकता है। ठीक है, फोर्स की वजह से ये इसको रोका, ये इसको रोका, ये इसको रोका। तो फ्रेंड, जहाँ पे फोर्स होता है वहाँ पे आपका क्या होता है, स्ट्रेस भी होता है। तो मान के चलो कि अगर यहाँ पे फोर्स जनरेट हो रहा है, तो जहाँ पे फोर्स जनरेट हो रहा है वहाँ पे क्या जनरेट होगा, स्ट्रेस भी जनरेट होगा। और यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो होगा शियर स्ट्रेस। वो क्या होगा, शियर स्ट्रेस। और फ्रेंड, मैं शियर स्ट्रेस के बारे में नहीं बताऊँगा आपको,
अगर आप सोम का लेक्चर नहीं देख रहे हो तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। प्लेलिस्ट में जाओ, मतलब डिस्क्रिप्शन में सोम पढ़ो, ताकि वहाँ पे फोर्स क्लियर हो पाए, शियर स्ट्रेस क्लियर हो पाए। तो यही आपका विस्कोसिटी था माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे टॉपिक में, जहाँ से अपन को मिलेगा टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखना, बार बार बोलूँगा, वीडियो लंबा होगा, तो इसको नोट करो बच्चों। चलिए फ्रेंड, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अभी अपन विस्कोसिटी टॉपिक में ही है, और उस टॉपिक पे एक टॉपिक निकल कर आता है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, चलिए माय डियर फ्रेंड, तो अपन ने अभी ये पढ़ा। ठीक है, अपन को पता चला कि हाँ, विस्कोसिटी में एक फोर्स अराइज होता है, जिस फोर्स की वजह से फ्लूइड एक लेयर दूसरे लेयर को क्या करता है, रोकता है, दूसरा तीसरे को रोकता है। तो बच्चों, जहाँ पे आपका फोर्स जनरेट होगा वहाँ पे आपका स्ट्रेस भी जनरेट होगा, मतलब उसे कहते हैं प्रतिबल। उसे क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड? उसे कहते हैं प्रतिबल। तो आपको हमेशा क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, तो आपको पता है कि जब फोर्स जनरेट होता है उस वहाँ पे शियर स्ट्रेस भी जनरेट होगा। ठीक है, और शियर स्ट्रेस किसी को समझ में नहीं आ रहा तो भैया सोम देखो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है? न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलता है, इट स्टेट्स दैट शियर स्ट्रेस is directly proportional to velocity gradient। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये बोलता है कि जो उसमें स्ट्रेस जनरेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? du अपॉन dy के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। du अपॉन dy को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। मतलब ये कहता है कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy। ठीक है, और du अपॉन dy क्या आपका? वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे टाउ क्या है? टाउ है आपका शियर स्ट्रेस। ठीक है, और du अपॉन dy है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है माय डियर फ्रेंड, चलिए, तो देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन है, और आपको पता होगा कि जब अपन प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। एक क्या आता है माय डियर फ्रेंड? एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। तो अगर अपन इसको इक्वल में कन्वर्ट करें, तो टाउ इज इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy। और यहाँ पे म्यू क्या है माय डियर फ्रेंड? यहाँ पे आपका म्यू है डायनामिक विस्कोसिटी। यहाँ पे म्यू क्या आपका माय डियर फ्रेंड? डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, चलिए, तो आप इसको ध्यान देना, फिर से मेरी बात को समझो। ठीक है, कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस प्रोपोर्शनल को इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? इस कांस्टेंट को ही बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि डायनामिक विस्कोसिटी क्या होता है? एक यहाँ पे कांस्टेंट आता है जो इस रिलेशन को क्या करता है? इक्वेट करता है। तो खरी अब इसके बारे में भी बात करेंगे पार्टिकुलरली, अभी डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी ने बताया कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। प्रोपोर्शनल को इक्वल करने के लिए कांस्टेंट लाना पड़ा, और कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, चलिए बात करेंगे, अभी डायनामिक की भी बात करेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर आप एग्जाम में बैठते हो, देखो आप किसी नॉर्मल एग्जाम में बैठोगे और आपसे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पूछेगा तो आप इतना लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएगा। आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे म्यू भी लिख लो। म्यू क्या है आपका? डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ पे नंबर तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन में बैठते हो, भाई आगे चल के तो बैठोगे ना, आगे चल के तो दोगे, तो आगे क्या फिर से पढ़ने के लिए आओगे? नहीं ना। तो पता क्वेश्चन कहाँ पे राइज होता है? क्वेश्चन यहाँ पे राइज होगा माय डियर फ्रेंड कि जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है, ठीक है, वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है? ये देखिए, बॉटम मतलब नीचा हिस्सा, टॉप मतलब ऊपर हिस्सा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किसी भी सरफेस में जो आपका शियर स्ट्रेस है वो ज़्यादा कहाँ होता है? आपको बताना पड़ेगा, नीचे होता है या ऊपर होता है। तो बच्चों फंस कहाँ रहा है ज़्यादा? नीचे ज़्यादा फंस रहा है। तो नीचे क्या होगा? शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस बॉटम में क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब टाउ की वैल्यू
ज़्यादा होगी कहाँ पे, बॉटम में। ये याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसी भी एसएससी वगैरह में। ठीक है, तो फिर से मेरी बात याद रखना कि किसी भी सरफेस में निचले हिस्से में शियर स्ट्रेस क्या होता है, ज़्यादा होता है, और टॉप में क्या होता है, शियर स्ट्रेस कम होता है। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन निकलेगा एसएससी जेई के लिए, यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा एसएससी जेई के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा आपका यूनिवर्सिटी पेपर के लिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये याद रखना कि शियर स्ट्रेस बॉटम पे ज़्यादा होता है, टॉप पे क्या होता है, कम होता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट करो। फिर अपन 2 टॉपिक और पढ़ेंगे। अभी डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करेंगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करेंगे, फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे, और उसके बाद हमारा क्लास को एंड करेंगे। तो आप इसको नोट कर लो। चलिए फ्रेंड, तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी में आप हेडिंग डाल लेना, मैंने हेडिंग नहीं डाला, आप हेडिंग डाल लेना पहले, टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी, जिसमें पहला टाइप का जो विस्कोसिटी होता है वो होता है डायनामिक विस्कोसिटी। और फ्रेंड डायनामिक विस्कोसिटी को ही क्या बोलते हैं अपन, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, ठीक ठाक चीज़ें हैं, उतने आपको इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है। देखिए अपन ने अभी क्या देखा था कि शियर स्ट्रेस क्या होता है, म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, मतलब कि वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये अपन ने पढ़ा था। आप एक काम करो, अगर इसको नीचे भेज दोगे, इसको नीचे भेज दोगे तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू की वैल्यू होगी टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। अगर आप इसको क्रॉस में नीचे भेज देते हो तो आप सिंपल सी बात लिख सकते हो डायनेमिक विस्कोसिटी में, इट इज़ अ रेशियो ऑफ, ये अनुपात है किसका, शियर स्ट्रेस टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के जो अनुपात को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डायनेमिक विस्कोसिटी। और आपको पता भी कि एक तरह का कांस्टेंट है, जो आपका न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को जब अपन ने इक्वल किया था तब वो आया था। ठीक है माय डियर फ्रेंड, चलिए तो अब बात करते हैं, ये तो ठीक है, ठीक ठाक चीज़ें हैं यहाँ तक बच्चों, बहुत अच्छी बात है। आपको अगर आता है एग्ज़ाम में तो आप यहाँ तक लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा। अब बात करते हैं थोड़ा कॉम्पिटिटिव व्यू में। तो कॉम्पिटिटिव व्यू में मैं दोस्त पूछा जाता है इसकी यूनिट, इसकी 2 यूनिट होती है, एक होती है MKS और दूसरा होता है CGS। ठीक है, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा हो तो आपको फिजिक्स में पता होगा कि 2 तरह की इकाई होती है, एक होती है MKS और दूसरी क्या होती है, CGS। तो कभी मैं अगर टाइम रहा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल अभी आप ध्यान रखो कि डायनेमिक विस्कोसिटी की 2 यूनिट होती है। पहला यूनिट है आपका MKS यूनिट, जो होता है kg पर मीटर सेकेंड। MKS यूनिट क्या होता है, kg पर मीटर सेकेंड। और दूसरा होता है फ्रेंड CGS यूनिट, जो कि होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं, पॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइस। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेगा कि व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। कॉम्पिटिटिव में आपको यही पूछेगा कि व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, जो आपको बताना पड़ेगा कि वो क्या होता है, पॉइस होता है। ठीक है बच्चों, और एक पॉइस कितना होता है, 1 पॉइस इज इक्वल्स टू 0.1 पास्कल सेकेंड। एक पॉइस इतने के बराबर होता है। तो अगर आपको एग्जाम में डायनेमिक विस्कोसिटी पूछता है तो अगर आप इतना लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे कोई भी चीज़ें गलती भी नहीं होगी। लेकिन ये जो यूनिट्स है ये आप इम्पॉर्टेंट लिख के रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आता है एसएससी में। मान के चलो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है, जो कि बहुत आसान होता है। तो आप अभी से मान के चलो ना कि हाँ ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट करो, फिर आते हैं अपन दूसरे में। देखो मैं पहले लिख दे रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो, ऑलरेडी मैं आपको बहुत चाट चुका हूँ, इसलिए मैं पहले लिख के आपको समझा दे रहा हूँ। तो आप इसको नोट करो, फिर आते हैं दूसरे टॉपिक पे। चलिए माय डियर फ्रेंड, तो अब आते हैं कहाँ पे, अब आते हैं अपन काइनेमेटिक विस्कोसिटी में। एक काम आप करना, देखिए मैंने रफ कर दिया। आपने जहाँ पे पॉइस लिखा है ना, जहाँ पे आपने ऐसे पॉइस लिखा है उसके ब्रैकेट में लिख लेना पास्कल सेकेंड। ठीक है, ये मैं लिखना वहाँ पे भूल गया था, तो आप इसको एडिट कर लेना। ठीक है, पॉइस को ब्रैकेट में लिख देना पास्कल सेकेंड। ठीक है माय डियर फ्रेंड, चलिए अब आते हैं जो दूसरा टाइप है हमारा, वो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो फ्रेंड देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, अगर आप डायनेमिक विस्कोसिटी में रो को डिवाइड कर दें, जो हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी है उसमें क्या करें, रो मतलब कि डेंसिटी को अगर अपन डिवाइड कर दें, डायनेमिक में डेंसिटी को डिवाइड कर दें, तो वो कौन सा विस्कोसिटी हो जाता है, वो आपका हो जाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसको अपन न्यू से डिनोट करते हैं। ये न्यू का साइन है, न्यू बोलते हैं इसको, ऐसा चिड़िया टाइप। ठीक है फ्रेंड,
चलिए, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है तो आप बोल सकते हैं रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू डेंसिटी। ठीक है, ये अनुपात है, किसका अनुपात है? डायनेमिक विस्कोसिटी का और डेंसिटी का। ये क्या है माय डियर फ्रेंड? अनुपात है। चलिए, वेरी गुड। अब आते हैं इसके यूनिट में। तो इसका यूनिट MKS में होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, आप इसको याद रखना। CGS में इसको यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और एक स्ट्रोक बराबर होता है, इसी को सेंटीमीटर पर सेकेंड को बोलते हैं स्ट्रोक। तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज़ द CGS यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो आपको पता है कि CGS यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है स्ट्रोक। क्या होता है माय डियर फ्रेंड? स्ट्रोक होता है। और एक स्ट्रोक कितने के बराबर होता है? एक स्ट्रोक होता है आपका 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आप इसको इतना नोट कर लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अगर एग्जाम में आता है तो आप इतना लिख दोगे थोड़ा सा लैंग्वेज बना के कि इट्स MKS यूनिट इज़, इट्स CGS यूनिट इज़, ठीक है, इट इज़ द रेशियो। तो थोड़ा बहुत ग्रामर आप ऐड कर लेना, लेकिन आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा। अगर आप इतना भी लिखते हो ना, टीचर काट नहीं सकता, क्योंकि गलती आपने नहीं किया। भले इसमें आपने थोड़ा बहुत ग्रामर नहीं लगाया है, लेकिन आपने क्या किया? पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी हैं, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में जितनी पॉइंट्स हो सकती थी वो आपने लिखा है। तो चलिए फ्रेंड, आप इसको लिखिए, फिर आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, अब आता है अपन लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक क्या हमारा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है विस्कोसिटी में? देखिए, मन तो है कि इसको शॉर्ट में बता के निकल जाऊं, लेकिन इच्छा नहीं मान रहा है। ठीक है, चलिए, तो हमारा टॉपिक में ये अपन को सीखना है कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है विस्कोसिटी में। टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है विस्कोसिटी में? तो देखिए, यहाँ पे दो केसेस हैं। पहला है आपका फ्लूइड, दूसरा है आपका गैस। तो अपन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड, फ्लूइड में क्या होता है? अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो जो आपका विस्कोसिटी है वो क्या होगा? कम होगा। वो क्या होगा माय डियर फ्रेंड? कम होगा। और यदि आप टेम्परेचर को घटाते हो तो विस्कोसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो मतलब टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। ये आपका होता है रिलेशन टेम्परेचर और विस्कोसिटी का। ठीक है माय डियर फ्रेंड, कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी क्या होगा? कम होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द वेलोसिटी विस्कोसिटी इज डिक्रीज, एंड इफ़ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, देखो एरो नीचे की तरफ आ रहा है ना, डिक्रीज द टेम्परेचर विस्कोसिटी विल बी इंक्रीज। चलिए माय डियर फ्रेंड, तो देखिए इसका वर्किंग मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ऐसा क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी कम हो जाता है। तो विस्कोसिटी कम हो गया मतलब मॉलिक्यूल सब एक दूसरे पे फोर्स कम लगा रहे हैं। तो फ्रेंड, इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो कि ये फ्लूइड का मॉलिक्यूल्स है, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इनके बीच का जो फोर्स है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब फोर्स कम हो जाएगा तो शियर स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब शियर स्ट्रेस कम हो जाएगा तो आपका विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना कि जब आप किसी भी फ्लूइड का तापमान बढ़ाते हो तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है मॉलिक्यूल्स का वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो फोर्स कम होगा तो शियर स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, और जब शियर स्ट्रेस कम हो जाएगा तो विस्कोसिटी भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। वैसे एग्ज़ाम में हो सकता है आए तो आप लैंग्वेज बना के लिख देना, मैंने आपको बताया था। अब आते हैं गैस में। तो गैस में क्या होता है माय डियर फ्रेंड? टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो विस्कोसिटी भी क्या होगा? विस्कोसिटी भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाओगे तो विस्कोसिटी भी क्या होगा? घटेगा। विस्कोसिटी का स्पेलिंग सही लिखना, मैंने पता नहीं बहुत जगह पे अलग अलग स्पेलिंग शायद लिख दिया, देख लेना। ठीक है, क्योंकि पूरा फोकस अभी फ़िलहाल समझाने पे है और कहीं नहीं। चलिए बात करते हैं कि गैस में क्या होता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी ऑटोमेटिकली क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? फ्लूइड में तो यार घट जा रहा था, इसमें बढ़ेगा क्यों? देखो क्यों बढ़ेगा।
समझना बेटा, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको। क्यों बढ़ेगा गैस में? फ्लूइड में तो समझ में आ गया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए होता क्या है ना, मान लो ये कंटेनर है, ये क्या है, कंटेनर है, इसमें ये ऐसे ऐसे गैस का मॉलिक्यूल चाहिए, गैस का मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, मूव होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स ऐसे 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 करके क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ठीक है, जैसे ही हम तापमान बढ़ा देंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, तापमान बढ़ा देंगे, इन मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब एक बात बताओ, शादी में आप गए हो, शादी में भीड़ होता है ना, ठीक है, भीड़ होता है तो लोग आते भी हैं और जाते भी हैं। अगर आप बोल दो कि वहाँ पे बम है, कैसे लोग भागना स्टार्ट करेंगे? तो जब भगदड़ मचेगी तो लोग आपस में धड़ाम 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 टकराएंगे। यहाँ पे भी वैसा ही है कि जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो इस मॉलिक्यूल्स का स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अब ये क्या होगा, धड़ाम 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 धड़ाम। तो देखो होता क्या है बच्चों, कि जब हम लोग शादी में गए, सिस्टमेटिक ढंग से निकलने की कोशिश करें, लाइन लग के, अगर स्कूल की बात करोगे तो देखो अपन सिस्टम में कैसे निकल जाते हैं। पहले क्लास 9 निकला, फिर क्लास 8 निकला, सारे स्कूल के बच्चे क्या होते हैं, निकल जाते हैं। अगर इकट्ठा सबको छोड़ दिया जाए तो कॉलिजन होगा, लोग टकराएंगे, लेकिन स्पीड से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मतलब क्या होंगे, टकराएंगे। तो टकराने की वजह से क्या होगा, इसका फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि जब टकराएगा तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा, फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब फोर्स बढ़ेगा तो शियर स्ट्रेस भी बढ़ेगा, और जब शियर स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपका विस्कोसिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका वर्किंग था माय डियर फ्रेंड। देखिए एग्ज़ाम सभी लोग पास हो जाते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा नॉलेज रखना। मैंने विस्कोसिटी का आपको रीज़न बताया, वो कोई जनरल टीचर आपको कभी नहीं बताएगा। ठीक, मैं आपको इसके बीच का रीज़न बता रहा हूँ, ये आपको जनरल टीचर कभी नहीं बताएगा। तो ये मैं दो चीज़ें आपको अलग से बता रहा हूँ ताकि मुझ में और उसमें क्या हो सके, थोड़ा सा डिफरेंस हो पाए। मैंने देखा हाइड्रोलिक्स के क्लास में क्या होते हैं, भैया एक नोट्स ले लिए हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, थोड़ा बहुत समझा दिए, काम खत्म। रीज़न के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, और बिना रीज़न के इंजीनियरिंग तो बिना बेकार है बच्चों। क्या मतलब बनता पढ़ के? जब हमारे पास एक प्रॉपर रीज़न ही नहीं होगा तो इंजीनियरिंग करके फ़ायदा क्या है? तो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों को भी बताओ। पढ़ाई अच्छे से हो रही है, एग्ज़ाम तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं निकलवा दूंगा यार, लेकिन अच्छे नॉलेज से पढ़ो ताकि अगर आगे चल के कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी पड़े तो आप उसके लिए कर पाओ। हमारा ऐप भी आ रहा है, देख लो, जल्द से जल्द अगर आ जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, आपको भी होना चाहिए। ज़्यादा शेयर करो बच्चों, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करो। ठीक है, थोड़ा एटीट्यूड के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन पढ़ाई से मैं कंप्रोमाइज़ नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरा बच्चा पढ़ाई से कंप्रोमाइज़ करे। और जिसने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, जो हमने सिविल का ग्रुप बनाया है तो कंटिन्यूस बच्चों के लिए, वहाँ पे आप मैसेज भी कर पाओगे, मैं आपका जवाब भी दूंगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को, तब तक आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है, और वो स्लिप कंडीशन याद रखना। ठीक है, चलो मिलते हैं बच्चों, आप इसको नोट कर लो। टेक केयर, बाय बाय।